कि मुद्रण की सबसे पहली चीन, साथ में वो करना है, फटाक से दिमाग में बैठा लो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर है हमारा, देश, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे, तो चलो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं पार्ट 2, जिसमें हम एनसीईआरटी का हर एक लाइन को कवर किए हैं और हर एक लाइन का मतलब आपको बताएंगे, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फटाक से उस पर क्लिक करो और लाइक करो, शेयर करो और सारे बच्चों को, अपने दोस्तों को भेजो कि वो भी पढ़ाई कर सके। और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं तुम लोग के लिए और अच्छा करूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, चलो 1 मिनट। हाँ, तो मुद्रण का इतिहास क्या था और क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, मुद्रण अथवा छपाई का आरंभिक इतिहास क्या है। मुद्रण का अर्थ जो होता है वो छपाई से है। ठीक है, मुद्रण का अर्थ क्या होता है, छपाई से ही रिलेटेड है। तो और इसमें क्या किया जाता है, जो कागज़ होता है, प्लास्टिक होता है, तांत होता है, इन सारी चीज़ों पर जो है छपाई किया जाता है। ठीक है, तो उसी के इतिहास को हम लोग को पढ़ना है। मुद्रण का इतिहास एशिया से शुरू होकर यूरोप से भारत आया था। शुरू में लोगों को छपाई अथवा मुद्रण का कला का ज्ञान नहीं था। लोग अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लेते थे। लेखन के आविष्कार के पहले मानव चट्टानों तथा गुफाओं से खुदाई करके अपने अनुभवों को चित्रित करता था। मतलब कि देखो क्या हुआ, मुद्रण का जो इतिहास आया वो सबसे पहले कहाँ से आया, तो एशिया से शुरू होकर यूरोप से हम लोग के पास भारत में आया। ठीक है, भारत का भी बताया गया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और शुरू में क्या था कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मुद्रण के बारे में कि मुद्रण से क्या होता है, तो लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लोग अपने भाव को कैसे व्यक्त करते थे, लोग के पास फीलिंग्स है। अगर मान लो आज आपके पास कोई भी फीलिंग्स है तो उसको लिख के बताते हो, बोल के तो बता देते हो, लेकिन लिख कर भी कोई फीलिंग्स होती है तो जो फीलिंग्स थी, लोग उसको कैसे बताते थे, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वो चित्र का सहारा लेते थे। चित्र मतलब कि पिक्चर का सहारा लेते थे। उस समय क्या था कि लेखन के लिए कोई विकास नहीं हुआ था। तो लेखन के आविष्कार के पहले मानव क्या करता था कि जो चट्टान होते हैं, बड़े बड़े गुफा होती है, उसमें खुदाई करके वो अपने अनुभवों को चित्रित करते थे। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि साइड में काम चल रहा है तो उसको इग्नोर कर देना, साउंड को। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि मुद्रण की सबसे पहले तकनीक किन किन देशों में हुई थी, तो चीन, जापान, कोरिया। आपके जबान पे आपको क्लास में ही याद करना है, फटाक से दिमाग में बैठा लो कि मुद्रण की सबसे पहली जो तकनीक थी कहाँ थी, चीन, साथ में बोलो, चीन, जापान, कोरिया। अरे भाई, हम इधर पढ़ा रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो। जल्दी ध्यान दो पढ़ाई पे, नज़र एकदम स्क्रीन पे होना चाहिए, समझे। चलो, 105 एडी में चीनी नागरिक टस पलाईलून ने कपास तथा मलमल की पट्टियों से कागज़ बनाया। देखो, ये भी सबसे, ये जो क्या बोलते हैं हेडलाइन है ना, ये वाला, इसको रट जाओ। ठीक है, रटना है, हिस्ट्री रटने वाला चीज़ नहीं है, बट थोड़ा बहुत रटना है। चलो देखो, मुद्रण सबसे पहले क्या है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ हुई, आइज क्लोज करो और सोचो, चीन में, जापान में, कोरिया में। ठीक है, उसके बाद 105 एडी में सबसे पहले चीनी नागरिक थे जिन्होंने, क्या नाम था उनका, टस पलाईलून। ठीक है, उन्होंने कपास और मलमल की पट्टियों से कागज़ बनाया। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि कौन से चीनी नागरिक थे जिन्होंने कपास तथा मलमल की पट्टियों से कागज़ बनाया। और एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टस पलाई ने क्या बनाया था, तो कपास और मलमल की पट्टियों से कागज़ बनाया था, जिसे कागज़ लेखन एवं चित्रांकन का साधन बन गया। ठीक है, जिसे जो बनाए थे सबसे पहले चीनी नागरिक टस पलाईलून, उन्होंने जब ये बनाया तो उस समय कपास और मलमल की पट्टी से बनाया और उसके बाद क्या हुआ कि वो कागज़ जो है लेखन के लिए, चित्रांकन के लिए एक साधन बन गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1 मिनट।
देखो अब क्या है कि जापान में छपाई कैसे हुआ, ठीक है। जापान का अब छपाई के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। देखो मुद्रण कला का विकास जो है वो यूरोप में अधिक हुआ था। अब यूरोप से शुरू हुआ था तो यूरोप में ही मतलब अधिक होने लगा था। इसका मुख्य कारण था कि चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। मतलब ये जो 3 जगह बताया गया है, चीनी, जापानी और कोरियन, यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा जो क्या थे, वर्णाक्षर थे। और वर्ण अक्षर जब 40,000 से ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे वर्ड लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ सबसे अधिक जो है मुद्रण कला का विस्तार हो गया, विकास हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो जापान में सबसे पहले 868 ईस्वी में पुस्तक छापी गई जिसका नाम क्या था, डायमंड सूत्र था। ये भी याद कर लो कि सबसे पहले पुस्तक कहाँ छापी गई थी, तो जापान में, ठीक है, याद करो, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पुस्तक छापी गई थी, तो जापान में। और उसके बाद कब छापी गई, 868 ईस्वी में। और उस पुस्तक का नाम क्या था, डायमंड सूत्र, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। 1753 ईस्वी में एदो में जन्मे कितागावा उतामारो ने उकियो तथा तैरती दुनिया के चित्र नामक एक नई चित्रकला शैली विकसित की। मतलब 1753 है, वहाँ पे एदो जो है वो क्या है, जापान का एक जगह है, ठीक है। जापान का एक जगह है जहाँ पर जो है कितागावा नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, उकियो का मतलब होता है जैसे आप दुनिया भी देख रहे हो, ठीक है, तो दुनिया कैसे चल रही है और उसका सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को उन्होंने क्या किया, एक चित्र बनाया। कि मान लो कि तुम अपने बुक में देखोगे, हिस्ट्री के बुक में, कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई लेडीज़ बच्चों को नहला रही है, काम कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि जो एक उकिया होती हैं, मतलब कि कुछ चित्र बनाया। उकिया मतलब होता है, मेनली आप जान लो कि चित्र बनाया उन्होंने। ये जो पूरी दुनिया है उसका एक पन्ने पे उन्होंने चित्र बनाया और इसी तरह वो दुनिया के चित्र को दर्शाए और चित्रकला की शैली की विकास किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि यूरोप में छपाई और छापा खाना का इतिहास। अब हम लोग जानते हैं कि यूरोप में जो छपाई हुआ और छापा खाना का इतिहास कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। चलो तो क्या है, यूरोप में छपाई का आरंभ जो है रेशम मार्ग से सदियों तक रेशम तथा मसाले यूरोप से आते रहते थे। मतलब जो रेशम मार्ग था, मतलब बहुत दिन तक वहाँ से रेशम आता था, मसाले आते थे यूरोप से, ठीक है। उसके बाद 11वीं शताब्दी में चीन से रेशम मार्ग द्वारा कागज यूरोप पहुँचा। सबसे पहले कब, 11वीं शताब्दी में। कहाँ से, तो चीन से रेशम मार्ग के द्वारा कागज कहाँ पहुँचा, यूरोप में पहुँचा। इन कागजों पर पांडुलिपियाँ तैयार की गई। इन कागजों पे क्या की गई थी, तो पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, पांडुलिपि जो होता है एक दस्तावेज होता है और जो हस्त लिखित होता है, मतलब हाथ से लिखा जाता है। हाथ से कोई भी चीज़ जो होता था पहले, तो वो हाथ से लिख कर, ये नहीं कि आज हम लोग के पास मशीन है तो हम लोग प्रिंटिंग से निकलवा लेते हैं, छपवा लेते हैं। मान लो तुम्हारा नोट्स ज़्यादा दिन का बच गया तो तुम क्या करते हो, जाते हो साइबर कैफ़े के पास, वहाँ पे निकलवा लेते हो नोट्स। लेकिन पहले क्या था कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उन्हें हाथ से लिखना पड़ता था, हस्तलिखित। इसी को पांडुलिपि कहा जाता था। मतलब पांडुलिपि तैयार हुआ था, कागज जो कहाँ से आया था, चीन से कागज आया था रेशम मार्ग के द्वारा यूरोप में। उससे क्या किया गया था, तो पांडुलिपि तैयार की गई। उसके बाद 1219 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री यूरोप के कुलीन मार्ग और भिक्षु संघ के लिए पुस्तक, चर्मपत्र या बेशकीमती वेलम पर छपाई की थी। अब देखो जो 1295 ईस्वी था, वहाँ पर क्या हुआ कि जो मार्को पोलो थे, एक महान खोजी थी। मार्को पोलो कौन थे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि मार्को पोलो ने किस देश की खोज की है, ठीक है। और हाँ, ज़रूर आप इस चीज़ का आंसर करेंगे और चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो मार्को पोलो थे, उन्होंने क्या किया कि जो कुलीन वर्ग थे और भिक्षु संघ का मतलब होता है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड वर्ड है। और बौद्ध धर्म में क्या होता है, जो शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं हम, और उसका पालन होता है, तो उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या लिखा, चर्मपत्र या फिर उसको बोल सकते हैं बेलम। मतलब उनका एक बुक होता है
तो वही लिखे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पुस्तक विक्रेता तहत प्रकाशन अपने यहाँ वेतन पर खुशनवीस बहाल करने लगे। मतलब क्या हुआ कि अब देखो, तुम मान लो कि तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आने लगी, लोग बहुत पसंद करने लगे। अब तुमको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम कुछ लोगों को रखोगे, हायर करोगे कि हाँ आओ मेरे पास, मेरा काम कर दो तो हम तुमको पैसा देंगे। तो इसी तरह जो पुस्तक छापते थे, बनाते थे, उनके पास भी यही हो गया कि उनको बहुत वेतन मिलने लगा, उससे उनका बिजनेस बढ़ गया। तो उन्होंने लोगों को हायर किया, बहुत सारे लोगों को बहाल करने लगे। उसके बाद क्या है कि सिर्फ अमीर लोग ही सुलेख या किताब कातिब नहीं रखते थे। कातिब मतलब होता है कि जो बछड़े के चमड़े से जो कागज़ बनाया जाता था, पहले बछड़ा वगैरह का चमड़ा से पहले कागज़ बनाया जाता था। देखो, सिर्फ अमीर लोग ही नहीं जो सुलेख या कातिब नहीं रखते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अपने यहाँ कातिब नियुक्त करने लगे। मतलब जो कागज़ बनाते हैं, ये सारी चीज़ों को वो लोग भी बहाल करने लगे। उसके बाद क्या है कि किताबों की बढ़ती मांगों के कारण हस्तलिखित पांडुलिपि के स्थान पर अब देखो वुड ब्लॉक की क्या होने लगी, छपाई आरंभ की गई, जिससे कम लागत तथा कम परिश्रम से पुस्तकें जो है छपने लगी। 15वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल कर कपड़े, ताश के पत्ते पर धार्मिक चित्र छपने लगे। अब देखो, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे भाई साहब, अब छपाई तो होना हो गया था। अब भाई लोगों को पसंद आने लगा, जानना था लोगों को भाई दुनिया कैसे चल रही है, क्या है। तो उन सारी चीज़ों में क्या बताया जाता है, यही छापा खाना के बारे में। तो अब लोग बहुत जिज्ञासु हो गए कि भाई हमको और पढ़ना है, तो किताब का मांग बढ़ गया। हस्तलिखित अब जगह पे क्या आने लगा, वुड ब्लॉक क्या होता है कि एक लकड़ी का एक बनाया जाता है, काठ की लकड़ी टाइप का होता है, और लकड़ी में डिजाइन बना दिया जाता है, ठीक है। और उस लकड़ी को क्या किया जाता है कि ऐसे लगा करके, कागज़ को लगा कर उस लकड़ी को ऐसे दबा दिया जाता है, तो उस पर वुड ब्लॉक से छप जाता है, ठीक है। और उसमें क्या था, जो वुड ब्लॉक था उसमें पैसा भी कम लगता था और परिश्रम भी कम लगता था, और किताबें भी छपने लगी, तो लोग उसको बहुत पसंद किए। उसके बाद जो कपड़ा है, ताश का पत्ता है, धार्मिक चित्र है, वो भी छपाने लगा धीरे धीरे। अब कैसे देखो, यही क्रांति आता है, कैसे बढ़ने लगा। अब चलो, ये है असली चीज़। छापाखाना का आविष्कार क्या है कि छापाखाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1450 में किया। जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग ने कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया। वह बचपन से जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीन से वह परिचित था, और इस मशीन को आधार बनाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। देख रहे हो। उसके बाद गुटेनबर्ग ने टाइप के लिए पेंच होगा, ठीक है, यहाँ पे पेंच, मैट्रिक्स, मोल्ड बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। मतलब देखो, जो छापाखाना का आविष्कार हुआ वो कैसे हुआ, तो 1450 ईस्वी में गुटेनबर्ग में, जो जर्मनी के गुटेनबर्ग में इस चीज़ का आविष्कार किया गया। और जर्मनी में जो मेंज नगर है, वहाँ पे एक मतलब कृषक जमींदार व्यापारिक परिवार में जो है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ। और गुटेनबर्ग का जो मन था, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा जो रखता है, वो वैसा वाला प्रवृत्ति था। आपके अंदर भी ये होना चाहिए कि आप किसी चीज़ के बारे में सुनते हो, जानते हो, तो आप उसको क्या करो कि जानने की कोशिश करो कि आखिर क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। तो जैसे कि कौन थे, गुटेनबर्ग थे, ठीक है। बचपन से ही वो क्या करते थे कि तेल, उनकी दुकान होगा, तेल और जैतून पेरने वाली मशीन से वो परिचित थे। और उसी मशीन को, देख रहे हो, उसी मशीन को वो क्या किए कि प्रिंटिंग प्रेस का आधार बनाकर खड़ा कर दिए। उसमें क्या क्या लगा, तो पेंच लगा, मैट्रिक्स लगा, मोल्ड लगा, आदि बनाकर वो कार्य को आरंभ कर दिए। अब देखो, मुद्रा बनाने के लिए सीसा, टीन, बिस्मिथ धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ लिया। अब देखो, तरीका भी ढूंढ लिया कि मुद्रा बनाने के लिए क्या चाहिए, सीसा, टीन, बिस्मिथ धातु, इन सारी चीज़ों को मिला करके क्या बन सकता है, तो मिश्र धातु को मिला करके उन्होंने मुद्रा बनाने का एक तरीका निकाल लिया। उसके बाद छपाई मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगा दिया। इस हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट में 2 समतल भाग में प्लेट एवं ब्लेड एक दूसरे के नीचे समानांतर रूप में रख देते थे, और कंपोज किया हुआ टाइप मैटर बेड पर कसकर लगा दिया, ठीक है।
मतलब कि वो क्या करते थे, मशीन में जैसे मशीन काम करता है कि जो मशीन का तो पेच था और हैंडल, उसके बीच में जो है समतल, समतल मतलब ऐसे सीधा लगा करके प्लेट रख देते थे या ब्लेड रख देते थे और उसके नीचे समानांतर रूप से रख करके उसको कंपोज करने पे वो कसकर दबा दिया जाता था और उससे जो है छपाई होना शुरू हो गया। उसके बाद गुटेनबर्ग ने जो पहली किताब छपी वह ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, समझ लो कि सबसे पहले गुटेनबर्ग ने किस किताब की कौन सी किताब छापी, तो क्या है, वो है बाइबिल। ठीक है, कौन सी किताब छापी थी, तो बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले क्या छापी, बाइबिल। मतलब इसको हाईलाइट से भी हाईलाइट कर लो एकदम। उसके बाद क्या है कि हर एक पन्ने का चित्र एक दूसरे से भिन्न होता था और जो भी ये पेंट बनाते थे वो एक दूसरे से भिन्न होता था। चित्रों को पेंट करके उसे रंगीन बनाया जाता था। अमीरों के लिए छपी किताबों में छपे पन्ने के हाशिए हाशिए की जगह बेल बूटे के लिए खाली जगह छोड़ दिया जाता था। हाशिए मतलब होता है मार्जिन, जो हम लोग मार्जिन देते हैं साइड में, तो वो चीज़ छोड़ दिया जाता था। अब लोग को जो मन करे अपने मन से जैसा डिजाइन बनवाना चाहते हैं, जैसा डिजाइन वो चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो इसलिए जो साइड होता है, मार्जिन होता है, उसको छोड़ दिया जाता था जब किताब की छपाई होती थी। ठीक है, उसके बाद हर खरीदार अपने पसंद के अनुसार डिजाइन पेंट पसंद कर उसे बनवा सकता था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ छपी हुई किताबें आई। भाई साहब देख रहे हो बिजनेस कितना बढ़ गया, 2 करोड़, सोच लो। उसके बाद 16वीं शताब्दी में यह संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई। भाई साहब, तो इस मुद्रण क्रांति के आने से लोगों के जीवन में जबरदस्त बदलाव होगा ही। भाई सोचो कि कोई नहीं जानता है कि मुद्रण कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, जब पहली बार आया तो लोगों को पता चला कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो लोग और ज़्यादा जानने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई वुड ब्लॉक आ गया। वुड ब्लॉक की सहायता से लोग को पता लगने लगा कि और सारा किताबें छपना चाहिए। तो उसके बाद गुटेनबर्ग आ गए जिन्होंने अच्छा खासा किताब छापा, वो भी 2 करोड़ का। सोच रहे हो कितना लोगों में पढ़ने का जज्बा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये 16वीं शताब्दी में क्या बढ़ गया, तो 20 करोड़ हो गया और इसी तरह क्या हो गया, मुद्रण क्रांति फैलने लगी मार्केट में जबरदस्त। भाई साहब, उसके बाद देखो प्रेस का धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा। अब प्रेस जो है उसका धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा, तो देखो मार्टिन धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोम कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का आलोचना करते हुए अपने 95 स्थापनाएं लिखी। वह चर्च में व्याप्त कुरीतियां को खत्म करने के लिए इनमें सुधार लाना चाहते थे। देखो अब प्रेस कितना हेल्पफुल हो गया कि लोग अब कुछ भी करेंगे वो छाप दिया जाएगा, गलत बोलेंगे तो भी छाप कर पूरी दुनिया को बताया जाएगा। ठीक है, कुछ भी काम करोगे प्रेस मतलब उसमें सहायता ही करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो धर्म सुधारक थे, धर्म मतलब जो धर्म को अच्छा करना चाहता है, धर्म सुधारक वो होता है। ठीक है, तो मार्टिन लूथर कौन थे, तो धर्म सुधारक थे। उन्होंने क्या किया कि रोमन और कैथोलिक जो चर्च है वहाँ पर कुरीतियाँ हो रही थी बहुत सी, तो उन्होंने अपने 95 स्थापना लिखी, मतलब ये नाम था 95 स्थापना लिखी। ठीक है, और उसमें उन्होंने बताया कि जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उसको ख़त्म किया जाए, उसमें सुधार लाना चाहते थे। अपने लेख की एक छपी प्रति बीटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर टांग दी। उसके बाद उन्होंने जो लेख छापी थी उसको क्या किया कि जो बीटेनबर्ग का चर्च था वहाँ पर उन्होंने रख दिया। उसके बाद प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये लाइन भी तुम रट लो, अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है तथा सबसे बड़ा तोहफा है, तो कौन कहा था, मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है, इसको तो रट जाओ अपने, जैसे ये तहे दिल से बोल रहे हैं तो तुम लोग तहे दिल से अपने दिल में रख लो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 16वीं सदी के एक चित्र द मैकाबर डांस यानी विभित्सा नाच में छपाई के खौफ को नाटकीयता से पेश किया गया और मुद्रक के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बना दिया गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद है 18वीं सदी में यूरो मुद्रण। 18वीं सदी में, अब देखो 16वीं में तो हम लोग पढ़ लिए, अब 18वीं में क्या हुआ देखो।
यूरोप में साक्षरता दर जो 60% थी वो 60% से 80% हो गई भाई साहब। देखिए लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर तुमको कोई अच्छा चीज़ बताए, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि भाई प्रेस कैसे आया, अभी तुमको हम सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ये कैसे हो गया, तो ये बहुत दिन का मतलब क्या बताएं, सदियों से चला आ रहा है, तभी तो हुआ। तो इसी तरह देखो कि लोग, अब कोई अच्छा चीज़ आ रहा है, तुमको अच्छा चीज़ पढ़ने के लिए दिया जाए, तो तुम चाहोगे ना कि हमको और पढ़ना है भाई, और थोड़ा बता दो, थोड़ा बता दो। मेरे मन में वो होता है कि कोई चीज़ कोई बता दिया ना, तो फिर मेरे को वो चीज़ जानना है। और तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहो, ठीक है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो बच्चा रहता है ना, वो बहुत अच्छा करता है, बहुत आगे जाता है। तो ऐसा करो कि तुम लोग भी कुछ अच्छा सोचो। और हाँ, ये सोचो कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है, तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो करो यार टीचर से। तुम लोग पूछते ही नहीं हो, चुपचाप कहानी सुना रहे हैं, टीचर बैठे हैं मुंह खोल के। ऐसे होता है, ऐसे होता है, पूछना चाहिए। हाँ, कुछ भी हो तुम लोग पूछते ही नहीं हो, कमेंट बॉक्स में पूछा करो कि मैम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि साक्षरता दर्द बोल रहे हैं, दर क्या होता है, तो इसके बारे में पूछो। इसमें से कितना बच्चा को नहीं मालूम होगा, और बल्कि वो पूछेगा नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तो तुम लोग पूछा करो यार, जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहो ना, चुपचाप वाला ऐसे मुंह खोल के मन नहीं बैठा करो, समझे। होता है, पता है, हम लोग के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, हम लोग तो क्वेश्चन करते थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे ऐसे बैठ जाते थे हिस्ट्री के टाइम में, उनको तो, और नहीं तो बहुत बच्चा सोने लगता था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि पढ़ने का जुनून पैदा हो गया, गांव-गांव में विद्यालय खुलने लगे। देख रहे हो, लोगों को किताबें चाहिए थी, अतः मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छपने लगे। इसके अतिरिक्त मनोरंजन भरपूर किताबें भी छप गई और आम पाठकों तक पहुंचने लगे। इंग्लैंड में पेनी चैम्प बुक्स या फिर 1 पैसिया किताबें बेचने वाले को चैम्पमैन कहा जाता था। जो इंग्लैंड है वहाँ पे पेनी चैम्प बुक्स होता था, या फिर 1 पैसा जो किताब आता था बेचने वाला, उसको चैम्पमैन कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि टॉमस पेन, वाल्टियर और जया जाक रूसो जैसे जो दार्शनिक की किताबें भी बड़ी मात्रा में छपने लगी। मतलब ये बड़े बड़े कौन है, दार्शनिक है, टॉमस पेन, वाल्टियर, जया जाक रूसो, ये दार्शनिक हैं, और इनकी किताबें, ये बहुत किताब, मतलब ये लोग किताबें लिखा करते थे और अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। तो इनकी किताबें जो है क्या होने लगी, तो छापा खाना में मतलब छपने लगी, ठीक है, और लोगों के द्वारा बहुत पढ़ी जाने लगे। भाई सोचो कि जो लोग अच्छा अच्छा काम कर रहा है तो उसकी किताबें छपने लगी, ठीक है। तो इसी पे मुझे याद आया कि मैं भी अब हिस्ट्री का एक ऐसा बुक छापूंगी, मतलब छापूंगी नहीं, मतलब मैं नोट्स बनाऊंगी और मतलब उसको छापने के लिए दूंगी। तो उसमें आप लोग का एनसीईआरटी का निचोड़ होगा, ठीक है, मेन पॉइंट्स होंगे जो आपके बोर्ड से डायरेक्ट रिलेटेड होंगे। तो अभी काम शुरू कर रहे हैं उसका, कुछ दिन में आपके सामने आएगा। उसके बाद आप लोग उसको खरीदना और देखना कि वो कैसा बुक है, कैसा नहीं है, ठीक है। चलो, ये खुशखबरी बताया आप लोग को, ठीक है। उसके बाद क्या देखो कि छापा खाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशता का उड़ जाएगा। मतलब छापा खाना की जो प्रगति थी वो सबसे ताकतवर औजार था, सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट था। इससे जो बन रही थी वो निरंकुशवाद जो था, निरंकुशवाद मतलब जो अपने मन मर्जी का करता है, उसके खिलाफ एक हथियार था। मान लो तुम अपने मन मर्जी का कुछ करोगे तो प्रेस क्या करेगी, उस चीज़ को छाप देगी और पूरी दुनिया में बता देगी, अब करो जितना करना है निरंकुशवाद। तो इसी चीज़ का ख़त्म हुआ, इस सारा चीज़, मतलब डर हो गया लोगों के अंदर। मान लो कोई बड़ा बड़ा लोग है, वो लोगों पर अत्याचार कर रहा है, छोटे लोगों पे, तो उस चीज़ को भी क्या हम लोग प्रेस के माध्यम से लोग को बता सकते हैं। और ऐसे हुआ था कि लोग, मतलब प्रेस आने के बाद तो मतलब इतना क्रांति हुआ, इतना कि भाई साहब खौफ हो गया था। चलो, और हाँ, उसी की क्रांति की वजह से हम लोग बोल भी पा रहे हैं। नहीं रहता तो हम लोग किसी को कुछ नहीं पता रहता, कोई नॉलेज रहता, ना कुछ रहता। जैसे नॉर्मल सब कुछ पहले रहता था कि किसी दुनिया का खबर नहीं मिल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वैसे ही रहता। चलो अब पढ़ते हैं क्या है कि वाद विवाद की संस्कृति क्या है। छपाई के कारण वाद विवाद तथा नई संस्कृति का जन्म हुआ। अब लोगों ने पुरानी मान्यताओं पर पूर्ण मूल्यांकन का सिलसिला शुरू कर दिया। मतलब अब देखो वाद विवाद कैसे होने लगा, अब इससे वाद विवाद तो बढ़ेगा भाई। देखो छपाई हुआ तो नई नई संस्कृति आने लगी। भाई देखो पहले लोग को क्या था कि कोई भी नॉलेज नहीं है। मान लो कि तुम
एक दूसरे स्टेट में रहते हो, बिहार में रहते हो, और कोई और स्टेट है, जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के बारे में तुमको नहीं पता है। अब तुम प्रेस के माध्यम से उस चीज़ के बारे में जानने लगो कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तुम जान गए उस चीज़ के बारे में, और तुम्हारे अंदर क्या हुई, तुम्हारे माइंड में बताएगा भाई साहब वहाँ कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी जो तुम्हारे साथ नहीं हो रही हो, तुम्हारे स्टेट में नहीं हो रही हो, तो सोचोगे ना कि मेरे स्टेट में क्यों नहीं हो रहा है, आखिर बात क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद मतलब लोगों में नॉलेज बढ़ना शुरू हो गया, लोग सोचना शुरू कर दिए, तो इसका सिलसिला शुरू हो गया। लोगों में नई चेतना जागी। लोग चर्च तथा राजशाही व्यवस्था को बदलना चाहते थे। मतलब पहले क्या होता था कि जो चर्च में लोग रहते थे, राजा लोग रहते थे, तो इन सारी लोगों को लेकर के लोगों में मतलब ये चीज़ आया कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हम लोग पे वो लोग राज कर रहा है। मतलब जो है जनता का मतलब हक होना चाहिए, जनता सब कुछ करे, ये नहीं कि जो लोग हैं मतलब कुछ और लोग हैं, जो एक ही लोग है जो राजशाही चलाता है, चर्च में रहता है, वही लोग सब कुछ करे। तो लोगों में ऐसा महसूस हुआ कि ये चीज़ हम लोग को चेंज करना चाहिए। फलस्वरूप सामाजिक क्रांति के नए विचारधारा का भी जन्म हुआ, और ऐसे ही क्या हुआ कि समाज में नया क्रांति आया, नया विचारधारा आया, लोगों में सोचने की क्षमता शुरू हो गई, ठीक है। देखो अब देखो 19वीं सदी का यूरोपीय इतिहास क्या था। अब 19वीं सदी जानते हैं। 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता दर में वृद्धि हुई। साक्षरता दर मतलब पढ़ने लिखने वाले लोगों का दर। बच्चों तथा महिलाओं के रूप में नए पाठक वर्ग का उदय हुआ। देखो बच्चों में बच्चे है हो गए, महिला हो गए, इनके जो है नए पाठक वर्ग का उदय हो गया धीरे धीरे। यूरोप में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने के कारण बच्चों के लिए बड़ी संख्या में पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी। अब देखो जो यूरोप में प्राथमिक शिक्षा जो पहला से लेकर के 5वां तक होता है, ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य कर दी गई। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब बुक छपी, किताबें छपी। भाई बुक रहेगा तभी ना बच्चा पढ़ेगा, तो होने लगी, छपने लगी। उसके बाद मांग बढ़ने के कारण अधिक संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना चीज़ अनिवार्य कर दिया गया तो बढ़ेगा ही। उसके बाद क्या है, नए तकनीक की बदलाव क्या थी। जो नए तकनीक है उस चीज़ में बदलाव क्या हुई, तो देखिए 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क में रिच एम्ड हो ने क्या किया कि सख्ती से चलाने वाले बेलनाकार प्रेस एवं ऑफसेट प्रेस को कारगर बना दिया। देखो जो न्यूयॉर्क के रिच एम्ड हो थे, उन्होंने क्या किया कि जो चल रहा है अपना प्रेस, ऑफसेट प्रेस है, तो उसको एक कारगर बनाया। उसके बाद मतलब अच्छा खासा उसमें वृद्धि किया। उसके बाद क्या हुआ, इससे प्रति घंटा 8000 सीट तथा ताव छापे जाते थे। मतलब 1 घंटा प्रति घंटा देखा जाए तो 8000 सीट जो है और ताव छापे जाते थे। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बिजली से चलने वाला प्रेस बल पर छपाई का काम तेजी होने लगा। अब देखो बिजली से भी कर दिया गया था, और बिजली से करने के बाद क्या हुआ कि भाई देखो अब मान लो कि आदमी हाथ से कर रहा है तो उसमें बहुत मेहनत लगता था, टाइम भी लगता था। अब क्या किया गया, उसको बिजली से कर दिया गया। तो बिजली से होने के कारण भाई कम टाइम लगेगा। जैसे अभी होता है, मान लो तुम जाते हो फटाक से, तो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, उसमें तुम्हारा नोट छपा के आ जाएगा, तुम लोग पढ़ोगे। उसके बाद क्या है कि प्रेस में भी और अधिक नई तकनीक का बदलाव हुआ। कागज़ डालने का विधि में भी सुधार हुआ कि कागज़ में क्या डाला जाए, ठीक है। चलो अब देखो ये है भारत में मुद्रण का विकास। तो भारत में मुद्रण का विकास जो है हम लोग अगली लेक्चर में करेंगे। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, और बिल्कुल फ्री है। और सबसे पहला चीज़ कि आप लोग लाइक कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और आप लोग से एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब एक सीरीज चलाना है मेरे को, जैसे कि हर दिन आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं पूछूंगी शॉर्ट्स के थ्रू, और आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप खुद आंसर करोगे उसका। तो आपसे सजेशन लेना था, तो आप एक काम करो, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या आप लोग सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। और होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।